हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट सितंबर 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं ईवीएस का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, वो देखते क्या हैं। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो अगर बच्चे खोज करेंगे तो वो गलतियाँ भी करेंगे, तो हम ये उनसे उम्मीद नहीं कर सकते वो कम गलतियां करें। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं क्या है। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो नाम नहीं आपको याद कराना है, ठीक है। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, ठीक है। तो नाम याद करना इतना वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। अब 3 देखते हैं क्या है। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका कि हमें कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं देना, आपको संपूर्ण बच्चा क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, किस चीज़ पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो उसका समग्र आकलन करना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह बहुत सस्ता संसाधन है। ये आपसी आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ये वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी है। जो समुदाय है वो एक वास्तविक स्थितियों में आपको बच्चे को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। और ये सुरक्षित भी होता है, क्योंकि समुदाय उसके आसपास के लोगों से जुड़ा होता है, तो वो वहाँ पर सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। 5 देखिए क्या है। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। औसत चाल आपको बतानी है। इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। 13:30 का मतलब क्या होता है। 13:30 का मतलब है 1:30 बजे दोपहर के, ठीक है। त्रिवेंद्रम पहुंचने का समय 7:30 बजे सुबह। अब 1:30 बजे से तो 7:30 बजे के बीच में कितने आवर हुए आपको ये बताना है। तो 30 अगस्त को क्या है, 30 अगस्त को लगा समय, 31 अगस्त को लगा समय और 1 सितंबर को लगा समय, ठीक है। क्योंकि वो 30 को बैठा था और 1 को पहुंचा, तो 30, 31, 1 3 दिन हो गया। तो 30 अगस्त को कितने 10:30, फिर पूरा 24 घंटा लगा और ये 7:30, ठीक है। तो 18, 24 ये दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 42 घंटा, ठीक है। अब दूरी कितनी इन्होंने दी है 2268। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय आप इसकी वैल्यू फिट कर दीजिए, आपका कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये टाइम निकालना आप सीख लीजिए कि अगर 13 बजे 12 के बाद 1 बजता है ना, तो 12 के बाद 13 मतलब 1:1.5 ठीक है, 1:30 सॉरी। 6 देखते हैं। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो आप मैप देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप बता पाएंगे किस राज्य के आसपास कौन से राज्य हैं, कहाँ पर कौन सी नदी है, कहाँ पर कौन से पहाड़ हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी को पार नहीं करेगा, तो गंगा नदी को पार नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा नदी को पार नहीं करेगा। यहाँ पर ये देख लीजिए कि गुरप्रीत नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी को पार करेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ये नदियाँ हैं ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। नर्मदा मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में है और कृष्णा आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं क्या है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। हम सभी जानते हैं भाई लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। अपनी मृत्यु के समय वे भारत के
राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनका कार्यकाल कितना है? 1967 से 1969, ठीक है। 69 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो आलू चिप्स, आलू का अगर आप चिप्स बना लेंगे तो आप उसका संरक्षण कर लेंगे। सेब का जैम बना लेंगे तो आप उसका संरक्षण कर लेंगे। कच्चे आम का अचार बना के हम तो साल 1.5 साल तक इंसान खाता है, ठीक है। लेकिन दूध का पनीर अगर बना लेंगे तो उसका संरक्षण हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है। तो ये आपका खाद्य संरक्षण का ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करिए। घर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको एनसीईआरटी में से घर, पक्षी और जगह, ये चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखते हैं, निचली मंजिल की कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श हैं। तो ये कहाँ के घर हैं ये पूछ रहे हैं, बताइए कहाँ के घर हैं भाई? 2 मंजिल की बात हो रही ना, निचली मंजिल और ऊपरी मंजिल की। तो 2 मंजिल के घर कहाँ होते हैं आपके? लेह लद्दाख के होते हैं। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? अच्छा, ये पूछा है कि लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर कौन कौन सी हैं। तो ए भाई, लेह लद्दाख में 2 मंजिल होते हैं, ठीक। और पत्थर गारा चूने की मोटी दीवारें होती हैं जिससे सर्दी अंदर ना आ पाए। और फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है, ठीक है। तो यानी कि ADE ये वाला ऑप्शन आपका सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें और पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर जो है वो लेह लद्दाख के नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन 11। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाओं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये कौन चालाक पक्षी है भाई? कोयल, ठीक है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, कौवा ही उनके अंडों को सेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं हैं? गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ ये बीज हैं, बट साबूदाना आपका बीज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? केरल में कौन से वृक्ष होते हैं? नारियल। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ये सब्जियां जो है वो बच्चों ने इकट्ठे की हैं, आपको बताना है कि किसके अंदर बीज होते हैं। तो टमाटर, नाशपाती और चीकू, इनके अंदर बीज होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। आपको ये चारों में से जो राइट ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उसको लेना है। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सभी में ही क्या होते हैं? बीज होते हैं, ठीक है। प्याज में नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? जब रुका और इकट्ठा हुआ पानी होता है तो उसमें मच्छर आ जाते हैं जो कि मलेरिया के होते हैं, ठीक है। मलेरिया मच्छर वहीं से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम में बिहू डांस होता है। तमिलनाडु के लिए लावणी नहीं है, लावणी नहीं है। तो असम बिहू ये पहला ही सही है, आपका ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कथक होता है, कर्नाटक में नहीं होता है, और केरल में भरतनाट्यम। 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो आपका जो बी है वो सबसे अप्रोप्रिएट राइट आंसर है कि हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है कि एस्किमो बर्फ़ से घरों का निर्माण इसीलिए करते हैं कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। ये मत समझिएगा कि बर्फ़ के घर हैं तो वो ठंडे होंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं,
इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ये वाला जो आपका सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि आप अगर पर्यावरण अध्ययन के टीचर नियुक्त होते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रमानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, एंड 2 ऑप्शन आपके यहाँ है। शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो यहाँ पर ABD, ठीक है, ये आपका जो A ऑप्शन है वो राइट है कि कविताएं और कहानियाँ जो होती हैं बच्चों के परिवेश में होती हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तब से उसको दादी नानी कहानियाँ बताते रहते हैं तो वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अधिगम परिवेश भी प्रदान करती हैं और सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण भी करती हैं। ठीक है, तो 21 हो गया। 22 देखते हैं क्या है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ईंधन के लिए आप किसको मानेंगे? समाचार पत्र। ठीक है, ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में तात्कालिक परिस्थितियाँ एवं उनके किए गए कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण बच्चों में और अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होगा। 23 देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। ठीक है, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो से क्वेश्चंस बनते हैं। 24 देखते हैं क्या है। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। ये घटना स्पेसशिप से भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो ये क्यों रखा गया है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्यों है। तो अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी कैसी होती है, चैप्टर आपको वो भी बताता है। स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों कैसे कार्य करती हैं वो भी बताता है। और ये घटना जेंडर रूढ़िवादिता को भी समाप्त कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं जा सकते हैं, महिलाएं भी अंतरिक्ष में जा सकती हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो हमें चिंतन जो है वो सीमित नहीं करना है, हमें तो उनका माइंड ओपन करना है। ठीक है, तो ये सबसे कम चुनौती मतलब सबसे कम है प्राथमिकता वाला। ठीक है, 26 देखते हैं क्या है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, अनेक अंकों के अनुसार समूह बनाएं, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका सबसे सही ऑप्शन क्या है कि सभी प्रतियोगियों को की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें कि सारे बच्चे ही उसमें भाग लें। 27 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो जो है ना प्राथमिक स्तर की पुस्तकों के बच्चों के लिए नहीं है,
क्योंकि उनको, छोटे बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं और व्याख्या पर वो इतना नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो छोटे हैं, उनको तो हर चीज़ मूर्त में चाहिए। ठीक है, 28 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, तो ये तो सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, विषयानुसार उपागम, तो जो सी आपका है वो शब्दावली पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बच्चे बस खेल खेल में सीख जाएँ। ठीक है, इस पर ध्यान देना है हमें। 29 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग, स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो इसमें सी ड्राइंग आपको सिर्फ समझना है ना कि वो किस तरह से बच्चे कर पा रहे हैं, तो ड्राइंग की इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है, उनमें समझ डेवलप करनी है हमें। ठीक है, तो ABC आपके जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? नहीं है और है, इस पर आपको बहुत फोकस करना है। ठीक है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, तो जैसे ही आपको पता है ना भैया रट कर आ गया, तो यही आपका संबंधित नहीं है। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, तो ये तीनों ही सही हैं। रटवाना नहीं है बच्चों को, बच्चों का बौद्धिक विकास करना है, उनको समझाना है, नए नए खोज कराना है, उनकी समझ को डेवलप करना है। तो आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा जो भी एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।